नरेंद्र मोदी बीजेपी जब 240 सीटों के साथ एनडीए की सरकार के रूप में तीसरी बार शपथ लेते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष और खुद राहुल गांधी ये एक तरह का प्रेजेंट करने का प्ले करने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, नंबर नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी वो जो कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और लगातार विपक्ष आक्रामक था। और फिर स्पीकर का चुनाव आ जाता है, स्पीकर का चुनाव आते ही विपक्ष और आक्रामक होते हुए पहली बार नहीं कह सकते, मतलब पहले भी हुआ है ये, लेकिन इस बार विपक्ष जो है अपनी तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार भी दे देता है, और बावजूद इसके ओम बिरला ध्वनि मत से सदन के स्पीकर चुने जाते हैं। और स्पीकर चुने जाने के तुरंत बाद जो कुछ सदन में ओम बिरला कह रहे हैं, पहले वो सुनिए, फिर हम आगे बातचत करते हैं। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, जो ओम बिरला का नेचर है, जो बिहेवियर है, जैसे कह रहे हैं कि भाई मैं खड़ा हो गया तो समझ जाओ कि आपको क्या करना है माननीय सदस्य, अगले 5 साल नहीं समझाऊंगा, इससे क्या समझा जाए? देखिए, ये साफ साफ है, बीजेपी ने बहुत क्लियर स्टैंड किया है कि वो झुकने वाली नहीं है। और देखिए, पीएम मोदी का ये कैरेक्टर भी नहीं है कभी झुक के करने वाला। आपने देखा कि चाहे वो सरकार बनाने की बात थी, विपक्ष बहुत कोशिश कर रहा था कुछ भी करने का, मोदी डटे रहे और क्लियर कट उन्होंने एक संदेश ऐसा भी एक आया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, जैसा आपने भी सुना होगा, कि एक बार पीएम मोदी ने ये भी सोच लिया था कि हम लोग विपक्ष में रहेंगे, अगर हमारा नंबर नहीं आता है या कुछ भी होता है, कोई भी अलायंस में कुछ भी गड़बड़ी हो, तो एक ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया था अपने एलाइज को भी कि हम लोग विपक्ष में रहने को तैयार हैं। ये इसीलिए था कि वो कभी अलायंस जो है उनका विरोध ना कर पाएँ, ये ना सोच लें कि हम कभी भी इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लियर मैसेज था। वहाँ पे पहली हार हो गई थी और ये मैसेज विपक्षियों को भी दिया गया था, ये मैसेज कन्वे किया गया था कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं, ताकि आप भी ब्लैकमेल नहीं कर सके हमें। ठीक है, आप ये शाम में आकर के खड़गे साहब ने कहा कि नहीं हम नहीं बना रहे सरकार, तो आपने वहाँ देखा, जब सेकंड टाइम जब ये स्पीकर की बात आई, वहाँ पे भी देखा, बहुत क्लियर थे, बहुत क्लियरली स्टैंड लिया बीजेपी ने। और फाइनली क्या हुआ, विपक्ष इतना हंगामे के बाद क्या किया? अच्छा सर, लास्ट में विपक्ष का ये कहना था जी, हम जो है स्पीकर सर्वसम्मति से मान जाते हैं, आप डिप्यूटी स्पीकर हमें दे दो। हाँ, डिप्टी स्पीकर, वही तो ये दिखाना था, ये आक्रामकता दिखानी थी ये बीजेपी को और पीएम मोदी को कि नहीं जी, हम किसी शर्त पे आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, अपोजिशन या राहुल गांधी को क्या लग रहा है कि क्या ये सरकार 2004 वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस के पास 145 सीटें हैं, वामपंथियों के सहयोग से सरकार चल रही है? नहीं, ऐसा सोच रही है, ऐसा सोच सकते हैं, वो विपक्ष सोच सकता है, लेकिन ये देखिए, यहाँ पीएम मोदी हैं, मोदी और शाह की जोड़ी ये पूरी तरह से तैयार है सब कुछ करने के लिए। सारी स्थिति को पहले से ही इन लोगों ने मैनेज कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है इनके पास। अब विपक्ष चाहे, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोना रो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि इनको एक बार जैसे वो खून लगने वाली बात है, वो लग चुकी है चुनाव में, इनको लगा कि इसका फायदा मिला। सर, राहुल गांधी और खेमे को ऐसा तो जरूर लग रहा है कि ये जो संविधान वाला नैरेटिव है, जो किताब दिखाने वाला नैरेटिव है, ये बिक गया है चुनाव में। बिल्कुल, तो इसको ये लोग कंटिन्यू करने वाले। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, और इसीलिए ये लोग बहुत सब लोग आए अपना अच्छा, संविधान में भी देखिए 2 कलर, 2 रंग की बात हो रही, एक लाल संविधान लेके आ रहे हैं, एक ब्लू कवर का। ब्लू कवर से क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? एक तरफ वो जय भीम वाला, एक तरफ ये लाल लेके घूम रहे हैं कि भाई वामपंथी वाला जो है वो एंगल, कि हमारा वामपंथी वाला भी साथ जुड़ा रहे कांग्रेस के साथ। तो ये, लेकिन बीजेपी यहाँ संविधान दिखाने से डरने वाली नहीं है और बहुत क्लियर कट ये बोल चुका है और उसका जवाब तैयार कर चुकी है। क्योंकि बार बार बीजेपी का देखिए, पीएम मोदी का आपातकाल पे सवाल उठाना, ठीक है, उसके बाद ओम बिरला ने भी आपातकाल प्रॉपर स्पीच दिया, और सुनवा देते हैं जो आपातकाल को लेकर कहा है ओम बिरला साहब ने, वो खुद सुन लीजिए। और खुद जब संविधान को लेकर चारों तरफ विपक्षी खेमा घूम रहा है, तब आपातकाल पे बात करना वो समझ लीजिए। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले
भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। सर, यानी तो ये तो बड़ी बात है कि अगर विपक्ष ऐसे ही खेलने वाला है अगले 5 साल के, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो सरकार अब इस कन्फ्रंटेशन का जवाब कन्फ्रंटेशन से देने वाली। देखिए, कन्फ्रंटेशन से दे रही है और बार बार ये बता रही है कि आपातकाल में क्या हुआ था, कैसे इन लोगों ने संविधान की खिल्ली उड़ाई थी, संविधान का मजाक उड़ाया था, संविधान को ताखे पर रख कर और आपातकाल लगाया गया था। ये जनता के बीच में मैसेज देना चाहती है बीजेपी और उसके लिए पूरी प्लानिंग है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस आपातकाल के दिन आज 25 जून को ही ये बात कही गई या 26 जून को, ये पूरी आगे पूरे 1-1.5 महीने ये बताने वाली है बीजेपी और पूरी प्लानिंग कर चुकी है। और वो लोग जनता को ये मैसेज देने वाले हैं कि देखिए, ये संविधान का जो रोना रो रहे हैं, असल में संविधान को किसने कितनी बार बदला, मीसा कानून के तहत क्या क्या किया लाके, है ना। तो ये बताने वाली है कितने अत्याचार किए गए संविधान को। बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि चूंकि पूरे चुनाव के दौरान जो बीजेपी का आईटी सेल था, वो ये जो झूठ फैलाया गया संविधान को लेकर, इस पर बहुत अग्रेसिव नहीं था। लेकिन अब जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, लोग तरह तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और अभी भी विपक्षी सांसद अगर वो लिए घूम रहे हैं, तो क्या बीजेपी समझ रही है कि नैरेटिव काम कर गया चुनाव में, इसको काउंटर करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये समझ रही है। और उस समय ऐसा लगा नहीं था शायद कि जनता जो है वो संविधान जैसी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ पाएगी, संविधान के साथ खेल और ये वो। लेकिन जो रिजल्ट आया, हाँ, और वो पहुंचाने में विपक्ष कहीं ना कहीं कामयाब हुआ था। देखिए, चुनाव में इस बात को, संविधान के साथ जो चेंज होगा, बदलाव होगा, इस नैरेटिव को बहुत आराम से लोगों तक पहुंचा चुकी थी विपक्ष। और ये बात अब समझ में बीजेपी को आई है, इसीलिए इसको इतने एग्रेसिवली ये लोग प्ले कर रहे हैं। और संविधान में बदलाव की बात को जो उन लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, उसको अभी तोड़ने। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, अब जनता को समझ में आ जाएगा। अब तो सरकार बन गई है ना, अब सरकार जो करेगी वो दिखेगा। तो अब ये नैरेटिव इनका ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो बार बार जैसे कोशिश की जा रही है कि सरकार को एक तरह से, मतलब वही टकराव की स्थिति बनाकर रखा जाए सदन में भी। पहली बार ऐसा हम लोगों ने सदन में देखा कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा है उस दिन भी नारेबाजी हो रही है। तो क्या उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका फायदा हो गया है तो लगातार लेते रहें, तो बीजेपी उसी चीज़ को अब आक्रामकता से काटने वाली है संसद के अंदर? बिल्कुल काटने वाली है। और देखिए, संविधान दिखा के आप क्या कर रहे हैं? आप लोग संविधान की शपथ क्यों नहीं, जय अवधेश क्यों कर रहे हैं भाई? इतना ही संविधान के प्रति निष्ठा है। बड़ी क्लासिक चीज तो यह है कि संविधान की कसम खा रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं और उसी पर उठा कर, भाई अगर तो नहीं है संविधान का कोई महत्व तो कसम क्यों खा रहे हैं? कसम क्यों खा रहे हो? और जय, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ जय संविधान करिए ना, फिर जय अवधेश क्यों कर रहे हैं? ये बताइए मेरे को, जय अवधेश कहने से क्या मतलब है आपका, जय अवधेश कहने का? और जय श्री राम पे लोग आपत्ति कर रहे हैं, और फिर देखिए कई लोग तो जय फिलिस्तीन तक कह रहे हैं। बताइए, देश की संसद में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। आप सांसद का शपथ लेने आए हो और शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन कर रहे हो। क्या फिलिस्तीन की शपथ ले रहे हो आप? क्या फिलिस्तीन के संसद में खड़े हो? ये कौन सा संविधान का? को तो पता था कि स्पीकर के लिए नंबर नहीं है, बावजूद इसके जो स्पीकर खड़ा किया अपनी तरफ से कि जी हमारे के सुरेश उम्मीदवार होंगे, तो वो क्यों किया, उसका क्या मतलब है? और फिर ध्वनि मत से ही पास करा, वोटों का डिवीजन करा लेते। जी, मुझे ये लगता है कि विपक्ष जो है या राहुल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, मतलब लड़ने वाले हैं। बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पे लड़ेंगे, टकराव होता रहे और हम लड़ते रहें। आखिर देखिए, अब संविधान की बात कर रहे हैं भाई, संविधान की बात, तो आपातकाल पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ आप उसको बोलिए, या तो आपके हिसाब से अगर सही है तो आप चैलेंज करिए कि हाँ मेरे हिसाब से सही है, संविधान के हिसाब से काम किया। आप भाग क्यों जा रहे हैं? जब आपातकाल पे सवाल हो रहा है, जब आपातकाल पे बात हो रही है, तो आप भाग क्यों जा रहे हैं? आप लड़िए, बताइए कि संविधान के हिसाब से हमने किया था, अगर सही है तो। विपक्ष बड़ी चालाकी से वोटों के डिवीजन से बचा है सर। मैं इस पे जवाब चाहता हूँ, क्यों नहीं किया वोटों का डिवीजन? क्योंकि पता है ना नंबर कितने हैं। वो दिखना नहीं चाह रहे थे, एक्सपोज होना नहीं चाह रहे थे ना जनता की नज़र में। एक्सपोज हो जाते हैं ना, जब जैसे ही डिवीज़न होता, नंबर्स आ जाते हैं ना, लोगों को दिख जाता कि क्या नंबर है, तो पता चल जाता आप ऐसे ही खेल कर रहे हो बिना। राहुल गांधी जो बिहेव कर रहे हो वो ऐसा लग नहीं रहा कि 99 नेता वाले, वो 200 के पार वाले, उनको लोगों ने समझा दिया कि जो है आप ही का है, आप ही का है। लेकिन वो आपके हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम आपके नहीं हैं। टीएमसी ने कल बोला कि भैया आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो, है ना, आपने हमसे पूछा नहीं,
तो ये समझने को समझ रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। और आगे आने वाले दिनों में और भी ऐसे आपको किस्से दिखेंगे जब लोग अलग होंगे, इनसे अलग होते रहेंगे, और हो सकता है कि पता नहीं आने वाले समय में बीजेपी अपना आंकड़ा भी पूरा कर ले अपने आप। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल एक चीज जैसे समझिएगा आप, जब ये सरकार बहुमत में आई एनडीए, तो उसके बाद तरह तरह की चीज़ें चलाई जाने लगी कि भाई ये पार्टी जो है सहयोगी होम मिनिस्ट्री मांग लेगी, ये रक्षा मिनिस्ट्री मांग लेगी। ये सब चीज़ों से बीजेपी जब आगे बढ़ गई तो कहानी बस एक रहती है, वो रहती है स्पीकर। तो स्पीकर के लिए कहा गया जी वो ले लेंगे, फलाने ले लेंगे। स्पीकर पर भी तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन कर दिया, और यही संकट है विपक्ष का। और अब जो मुझे लग रहा है सर, कि क्या आप ये मानोगे, मेरी बात से सहमत है, कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी 3.0 पहले और दूसरे से ज्यादा आक्रामक होने जा रहा है। बिल्कुल आक्रामक होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्पीकर वाले मुद्दे से ही, मतलब पहली जीत आप कह सकते हैं इसको, और ओम बिरला को ही स्पीकर बनाना ये और आक्रामकता दिखा रही है कि भैया तुम छोड़ो, तुम तो कह रहे थे कि सहयोगी का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, वो कुछ नहीं होगा, भी तो बीजेपी का ही होगा, और वही होगा, ओम बिरला ही रहेंगे हमारे। छुट्टी के सवाल पे तो कह दिया जी देखेंगे, जब होना होगा देखेंगे। वो तो पिछली बार भी खाली था, हो सकता है इस बार भी खाली रह जाए, ठीक है ना। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सरकार, अगर विपक्ष ये समझेगा कि टकराव की स्थिति पैदा करके संसद को नहीं चलने दिया जाएगा या देश में पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन लाया जा सकता है, मुझे लग रहा है कि मोदी 3.0 पिछली दोनों ही कार्यकाल से ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, और सर भी ऐसा ही समझते हैं।